मेरा नाम है अंकित और मैं यहाँ आपको बीएसटी और अकाउंट क्लास 11th और क्लास 12th का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा। बट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो इससे पहले तुमने पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस, या आपने पढ़ा था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ अब ये है सेकंड चैप्टर। नाम क्या है? काइंड्स ऑफ, या कह लो टाइप्स ऑफ, या कह लो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो भाई तुम ये समझो कि बिजनेस है क्या। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक सेकंड रुको, अब तो तुम, हाँ जी, मैंने क्या बोला कि बिजनेस क्या है? बिजनेस है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जिससे आप कमाते हो पैसा, बोले तो मनी। क्या सांगला पैसा, ठीक है। बात है कि आप किस टाइप के बिजनेस को करके आप पैसे कमाना चाहते हो, वो चीज़। अब देखो भाई, बात ये आ रहा है कि तुमने बिजनेस तो समझ लिया कि हाँ बिजनेस ये होता है, वो होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें रिस्क है, इसमें एज अ प्रॉफिट आप रेम्यूनेशन कमा रहे हो, इसको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है प्रॉफिट अर्न करना, और ये सब वो सब, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता ये है कि आप किस टाइप का बिजनेस खोलना चाहते हो, किस टाइप का। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टाइप है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर जैसे तुम ले लो पार्टनरशिप, फिर ले लो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर हो गया कंपनी, फिर हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम लोग सब पे धीरे धीरे करके बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ता है कि मेरे पास कैपिटल कितना है, यानी मेरा इस बिज़नेस में जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है। रिस्क क्या होगा, क्या मेरे को सारा कंट्रोल खोना पड़ेगा, ऐसा वैसा सारा सारा सवाल आपके मन में आता है। उसके बेसिस पे हम लोग फिर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि इन सभी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी या कॉरपोरेशन, इनमें से कौन सा बिजनेस हम लोग करें और हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि सपोज करो ना कि तुम एक इंसान हो, अकेले बिजनेस चलाना चाहते हो और तुम किसी और को जोड़ लो बिजनेस में। तो इसमें क्या होगा ना कि तुम दोनों को आपस में बातें जो है वो शेयर करना पड़ेगा। और सिर्फ बात ही नहीं, प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, कहीं ना कहीं जो सीक्रेट चीज़ है तुम दोनों के बीच में, वो मतलब आपके कंपनी से, आपके बिजनेस से बाहर निकल सकता है। तो जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है। तो बहुत सारा चीज़ है जो तुम्हें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। ये कैसे इंसान है? इनको ना वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। अब वन मैन आर्मी का मतलब, ये अपना सारा काम खुद करते हैं, अर्थात पैसा भी ये खुद लगाएंगे, मैनेज भी ये खुद करेंगे, मैनेज करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो खुद बांटेंगे, डिसीजन भी ये खुद लेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पे अच्छे से बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ ऑनरशिप का, है ना, देखो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा लिखा हुआ, सिर्फ सुनना मत, ऑनरशिप का, ठीक है। तो ऑनरशिप इसमें सिंगल हैंड में रहेगा। कहाँ रहेगा? सिंगल हैंड में, एक इंडिविजुअल चला रहा होगा, है ना। तुम्हारे आसपास जितना भी दुकान है, छोटा मोटा, थोड़ा बड़ा भी वो सब कौन चला रहा है? एक सिंगल पर्सन चला रहा है कि नहीं? और तो और सुनो, मैंने पहला पॉइंट क्या बोला है? मैंने पहला पॉइंट बोला है सिंगल ऑनरशिप, सिंगल ऑनरशिप। अब मैं दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी। अर्थात तुम जो दुकान देख रहे हो और जो दुकान का मालिक है, वो दोनों सेम है तुम्हारे नज़र में, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ सेपरेशन नहीं है ना, लॉ के नज़र में सेपरेशन है। अगर उस दुकान में कोई गुड्स खराब मिल रहा है तो हम उस दुकानदार पे सीधा सीधा केस कर सकते हैं, सीधा सीधा उनको कोर्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर आप दूसरे टाइप ऑफ बिजनेस में बात करोगे तो वहाँ थोड़ा सेपरेशन होता है, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है। यहीं अगर मैनेजमेंट भी देखें तो मैनेजमेंट भी कौन कर रहा है? जो ऑनर है वही खुद मैनेजमेंट ही भी कर दे रहा है। तो ना ही यहाँ सेपरेशन है ऑनरशिप का, और ना ही यहाँ सेपरेशन है मैनेजमेंट का। अगर बात करें लीगलिटी का, क्या आपको कोई लीगल फॉर्मेशन फॉलो करना पड़ता है? तो आंसर है मैक्सिमम दुकानों में कोई लीगलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है।
अनटिल अनलेस आप कुछ इलीगल सामान बेच रहे हो। अब जैसे आप कोकेन और ड्रग्स का बिजनेस चालू कर दोगे तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा, है ना। तो इसमें लीगलिटी उतना ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत ही लेस लीगलिटी होता है। यानी लीगल फॉर्मेशन के लिए इतना ज़्यादा आपको अपना दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, है ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो वो भी आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप सिंगल इंसान इस पूरे प्रॉफिट को खा जाओगे, यानी रख लोगे। लेकिन जहाँ तुम पूरा प्रॉफिट, पूरा रिस्क तुम ही सह रहे हो, तभी तो तुमको प्रॉफिट मिल रहा था, तो लाइबिलिटी भी तुम ही सहोगे। और लाइबिलिटी यहाँ पे कैसा है पता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखो भाइयों एवं बहनों, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि माइट भी जब बिजनेस लॉस में जाए तो तुम्हें अपना प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ जाए। समझ में आया? हाँ, फिर से बोल दूँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकता है जो डिफिसिट है लोन में, लोन जो आप नहीं चुका पा रहे हो उसमें वो निकल जाए। यहाँ पे एग्जांपल समझो, द ओनर मस्ट सेल द पर्सनल एसेट लाइक कार एंड होम टू कवर द गैप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स द ओनर इज द बिजनेस। यानी बिजनेस और बिजनेसमैन में कोई फ़र्क नहीं है। तो बिजनेस अगर कोई लाइबिलिटी नहीं चुका पा रहा है तो बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी को बेच के चुकाओ, यानी पर्सनल एसेट्स को भी बेच के चुकाओ। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब मैं लिमिटेड लाइबिलिटी बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो, जब आपने इसके नेचर को, फीचर को समझ लिया है तो आपके लिए मेरिट और डीमेरिट निकालना इजी है ना। तो मैं मेरिट और डीमेरिट पे टाइम नहीं बर्बाद कर रहा, बट आपसे होप करता हूँ कि आप अपने कॉपी में मेरिट और डीमेरिट खुद से लिख लेंगे। चलो एक बार मैं रिपीट करा दूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर क्या है। पहला, सिंगल ऑनरशिप। वन मोर टाइम, सिंगल ऑनरशिप। दूसरा, नो सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। तीसरा, लेस लीगलिटी। चौथा, नो सेपरेट एंटिटी। पांचवा, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब बात आता है कि ऐसा बिजनेस किसके लिए सूटेबल है। तुम खुद सोचो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऑनरशिप ना बटे तो तुम्हारे लिए सूटेबल है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा प्रॉफिट ना बटे तो तुम्हारे लिए सूटेबल है। अगर तुम चाहते हो डिसीजन तुरंत तुरंत भर में हो क्योंकि तुम एक अकेले डिसीजन लेने वाले हो तो तुम्हारे लिए सूटेबल है। सिंपल। अगर तुम चाहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट ना करो तो तुम्हारे लिए सूटेबल है ना। लेकिन भाई जहाँ यहाँ ये सारी अच्छी बातें नज़र आ रही है, वहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनल एसेट भी बिक जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं HUF के ओर। HUF मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या HUF का फुल फॉर्म बोलूँ तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हिंदू याद रखना, अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। करेक्टरिस्टिक क्या है? देखो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक वगैरह कुछ नहीं लिखा, मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूँ। करेक्टरिस्टिक पहला, अगर बात करें फॉर्मेशन का, तो फॉर्मेशन ना यहाँ थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड है इन द सेंस बता रहा हूँ, ठीक है। HUF में ना मिनिमम टू मेंबर होना चाहिए। और पहले तुम आगे बढ़ो, एक चीज़ सुन लो, ये फैमिली बिजनेस है, फैमिली। तो फैमिली एक सिंगल को थोड़ी कहोगे नहीं कह सकते ना। कम से कम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना भी चला जाए। तो फॉर्मेशन के लिए कितने लोग चाहिए? मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। और फैमिली, दोस्त दोस्त नहीं, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, पिताश्री, बेटा, है ना, बेटी, जो भी। समझ में आ गया? दूसरा चीज़ है जी, लीगल स्टेटस। क्या इसको कोई लॉ गवर्न करता है? क्या इसको कोई लॉ गवर्न करता है? कोई लॉ है? जैसे सोल प्रॉपर्टीशिप में कोई लॉ नहीं था, लेकिन क्या इस पे लॉ है? जी हाँ है, इस पे लॉ है। इसका लॉ का नाम क्या है? हिंदू सक्सेशन सक्सेशन एक्ट। क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या HUF किसी लीगलिटी यानी लीगल स्टेटस रखता है, तो आंसर है हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर इसकी लीगलिटीज़ हैं। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसमें मेंबर कैसे बना जाए, है ना, मेंबरशिप कैसे मिलेगा।
तो देखो भाई, इसमें सिंपल सा लॉजिक है, मेंबरशिप बाई वर्थ। तुम जन्म लोगे ऐसे फैमिली बिजनेस में, तुम मेंबर बन जाओगे। बाहर से आकर के तुम मेंबर नहीं बन सकते। तुम्हें यहाँ इस फैमिली में जन्म लेते ही क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? मेंबरशिप मिल जाएगा। ठीक है, हमने मेंबरशिप देख लिया, अब आगे आओ। अब बात करते हैं कि क्या प्रॉफिट जो हो रहा है वो सब में शेयर होगा? आंसर है हाँ, प्रॉफिट सब में शेयर होगा। प्रॉफिट सब में शेयर होगा। मार्क माई वर्ड कि प्रॉफिट सब में शेयर होगा, चाहे वो बच्चा भी क्यों ना हो उसमें भी शेयर होगा। बट यहीं पे जब मैं तुमसे पूछूं कि लॉस शेयर होगा क्या, तो आंसर है नहीं, लॉस मेनली कर्ता के ऊपर जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? कर्ता के ऊपर जाएगा। नाउ टॉक अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन देख रहा होगा? देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में या कोई भी हिंदू फैमिली में भी तुम देख लो, घर के डिसीजन अधिकतर बड़े इंसान लेते हैं जो सबसे एजिड होते हैं। तो यहाँ पे भी जो मैनेजमेंट है वो एल्डर वन ही ले रहे होंगे, एल्डर वन ही ले रहे होंगे, और उनको हम यहाँ कहेंगे कर्ता। क्या कहेंगे? कर्ता, क्योंकि वही सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो कारक कर्ता है। वो कौन है? कर्ता है। और सुनो, ऐसे कर्ता का जो लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान रखना, कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड होगा मतलब कर्ता को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी देना पड़ सकता है। लेकिन क्या मेंबर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा? आंसर है नहीं, कर्ता का ही लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यूटी का। क्या लगता है तुम्हें, ये कब तक चलेगा? इसकी कंटिन्यूटी कब तक है? जब तक उस फैमिली में बच्चा जन्मता रहेगा, बच्चा बच्ची व्हाट्सएवर। समझ में आया क्या? दैट इज योर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। होप करता हूँ कि आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स खुद से लिख पाओगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं आप सब कुछ पढ़ाया करो, तो आई विल टीच यू, बस कमेंट करके मुझे ये बता देना। मेरे को लगता है ये है कि जब आपको पता है कि ये इसका नेचर है, तो आप उसका अच्छाई और बुराई अपने दिमाग के यूज़ से निकाल सकते हैं। ऐसा बिजनेस सुटेबल कहाँ होगा, तुम बताओ। देखो, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बिजनेस है इस टाइप का, तुम्हारे फैमिली में ऐसा बिजनेस है, तो तुम्हारे लिए सूटेबल है। तुम चाहते हो वो बिजनेस कंटिन्यू चले, तो तुम्हारे लिए सूटेबल है। तुम चाहते हो कोई बाहरी तुम्हारे बिजनेस में इंटर ना करे, तो तुम्हारे लिए सूटेबल है। समझ में आ गया? देखो, पार्टनरशिप और कंपनी मैं एकदम डिटेल्ड कवर करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आप अभी देखो सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ और कॉरपोरेटिव सोसाइटी। कॉरपोरेटिव सोसाइटी देखो, इसका खुद का एक्ट है। मैं ना पहले ऐसे तुम्हें समझा दूं कि ये किसी एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, और एक्ट का नाम क्या है? सोसाइटी एक्ट। क्या नाम है? सोसाइटी। देखो, कॉरपोरेटिव सोसाइटी होता क्या है? सपोज करो कि तकरीबन 10 लोग एक साथ आ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लोगों का बात होता है ना, तो इसीलिए मैं पहले ही तुम्हें क्लियर करा दूँ। 10 लोग एक साथ आ गए, और वो एक साथ आकर के क्या करना चाहते? काइंड ऑफ बिजनेस करना चाहते। काइंड ऑफ बिजनेस मैं क्यों कह रहा हूँ वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये 10 लोग आए, उन्होंने ट्रस्ट बनाया। ये ट्रस्ट कैसे कवर होगा, कौन इसको देखेगा? तो इसके लिए एक एक्ट है, और इस एक्ट का नाम ही है कि सोसाइटीज़ एक्ट। सोसाइटीज़ एक्ट 1912, 1912। समझ में आ गया? या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। समझ में आया? तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं इसके नेचर से, इसके करेक्टरिस्टिक से। पहला, ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है। वॉलेंटरी यानी, देखो तुम किसी को यहाँ पे ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती लेकर के नहीं आए हो, वो खुद से आए हैं। दे केम बाय देयर ऑन चॉइस। ठीक है, तुमने उन्हें खींच के नहीं लाया है। वो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल, कॉमन इंटरेस्ट के कारण आ रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। और इसमें ना ओपन मेंबरशिप होता है। ओपन मेंबरशिप, हाँ, जिसको मन करे वो आएगा और ज्वाइन कर लेगा। जिसको मन करे वो आएगा और ज्वाइन कर लेगा। शर्त यही है कि उसका इंटरेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कॉरपोरेशन से मिलता जुलता हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। देखो, अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर के ऊपर। नंबर ऑफ मेंबर के ऊपर, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का लोचा है। जो मिनिमम आपको चाहिए वो चाहिए 10, और जो आपको मैक्सिमम चाहिए वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से 50। हाँ, मैंने बोला कंपनीज एक्ट के हिसाब से।
यानी कंपनी एक्ट 2013 में ये कहा गया कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 50 लोग काम कर रहे होंगे वो बन जाएगा कंपनी। और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनेगा। इससे अच्छा तुम इतना जान लो कि इसमें अगर मैं बात करूँ मेंबर के बारे में, तो मेंबर मिनिमम जो चाहिए मेरे को वो चाहिए 10, और जो मैक्सिमम मेंबर मेरे को चाहिए वो चाहिए 50। बस इतना याद कर लो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, अगर मैं बात करूं कि क्या इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जैसे ऊपर तुमने नहीं पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं, यानी ना तो सोल में और ना ही एचयूएफ में, बट तुम अपने काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छे तरीके से जान जाओ कि कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 यानी 1912 में ये चीज़ कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल से कंपलसरी है। समझ में आ गया। इसके क्या होगा, सोसाइटी एंजॉय कर पाएगा परपेचुअल सक्सेशन, वो अपना कॉमन सेल रख पाएगा, वो अपना एग्रीमेंट कर पाएगा, वो कोर्ट में अपने तरीके से जा पाएगा, और वो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचते समय अपना नाम यूज़ कर पाएगा। तुम्हें ना मैं कुछ कुछ चीज़ बताते चलूँ। ये परपेचुअल 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 सक्सेशन होता क्या है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ही होता है कि मान लो कि कल को सारे मेंबर मर गए तो क्या होगा, तब तो फिर ऐसे में एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, परपेचुअल सक्सेशन में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ में आ गया। इट हैज़ ऑन कॉमन सेल। अब ये कॉमन सेल क्या है समझना। जैसे तुम एक इंसान हो, मैं एक इंसान हूँ, तो हम लोग अपना अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, पर कंपनी या कॉरपोरेशन अपना सिग्नेचर थोड़ी कर सकता है, वो तो स्टैंप लगाएगा। वो स्टैंप जो है ना वही है कॉमन सील, यानी कंपनी या कॉरपोरेशन का जो सिग्नेचर होता है वही है कॉमन सील। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो। अगर मैं बात करूं कि क्या एग्रीमेंट यहाँ पे मेंबर करेंगे या खुद कॉरपोरेशन करेगा, तो आंसर है खुद कॉरपोरेशन करेगा। जैसे अमूल एक कॉरपोरेशन है, तो अमूल किसी भी बिजनेस में अगर आएगा तो वहाँ पे जो पार्टी होगा एक खुद अमूल होगा, और वो फिर वो किसी और पार्टी के साथ डील करेगा। समझ में आया। अगर मान लो अमूल का कोई प्रोडक्ट ख़राब निकलता है तो कोर्ट में कौन जाएगा, खुद अमूल। अमूल अपने नाम पे कोर्ट में जाएगा, या अमूल पे केस होगा, अमूल के कॉरपोरेटिव मेंबर्स पे नहीं होगा। समझ में आ गया। और सुनो, इट्स कैन ऑन प्रॉपर्टी ऑन इट्स नेम, अर्थात अमूल अपने नाम पे, अमूल क्या करेगा, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगा, इवन बेचेगा अपने नाम पे, उसको नहीं चाहिए किसी और का कंट्रोल। समझ में आया। हाँ, इसमें थोड़ा स्टेट का भी कंट्रोल होता है। स्टेट का कंट्रोल, हाँ, जैसे गवर्नमेंट इसमें डे बाय डे देखेगा, मतलब गवर्नमेंट को जब भी लगेगा कि कुछ खराब हो रहा है तो गवर्नमेंट आकर के देख सकता है, यानी हाँ थोड़ा बड़ा स्टेट का कंट्रोल होता है। स्टेट यानी गवर्नमेंट, याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कैपिटल, तो इसमें जो कैपिटल है वो रिक्वायरमेंट अगर अमूल का बात करो तो ह्यूज ही है। प्लस इसमें लोग कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कुछ तुम लगा लो कुछ हम लगा लें, है ना, ठीक है। इसका जो मोटिव होता है ना, मोटिव वो होता है सर्विस। क्या होता है, सर्विस मोटिव, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। एक कॉमन कारण के चलते हम सभी एक बिजनेस में आए, और उस बिजनेस में आकर के जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर हमारा मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है रेदर देन प्रॉफिट अर्न करना। समझ में आया। अब सुनो, टिपिकली कॉरपोरेटिव सोसाइटी को हम लोग इन कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे कंज्यूमर कॉरपोरेटिव सोसाइटी, इनका जो मेन एम है वो, देखो ये किनका ऑर्गेनाइजेशन है, किनका ग्रुप है, कंज्यूमर्स का। सब एक साथ क्यों आए हैं, क्योंकि वो बल्क में सामान खरीदेंगे तो उनको क्या मिलेगा, हैवी डिस्काउंट। तो ऐसा जहाँ पे आप कंज्यूमर एक साथ आकर के कोई चीज़ खरीदने लग जाएं तो उनको बल्क डिस्काउंट मिलने लग जाए, और जिसका फ़ायदा सभी को हो, वो हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेम चीज़ है ना। रॉ मटेरियल खरीदोगे तुम लॉट्स में नहीं खरीद पा रहे अकेले, तो तुम ग्रुप बना करके खरीदो तो तुमको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा ना। फिर जब तुम बेचोगे तो एक साथ बेचो तो तुम्हें फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कमेगा, ये सब कमेगा, है ना। वैसे ही मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये अपने मेंबर को फैसिलिटी देते हैं कि हम आपके गुड्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, प्रमोट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, आपको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, वेयर हाउसिंग में हेल्प करेंगे, बेस्ट प्राइस चुनने में हेल्प करेंगे। वैसे ही फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब तुम सोचो फार्मर लोग क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, ताकि वो आपस में अच्छे से मिलजुल करके बिजनेस कर सकें, और यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो
ऐसे ही क्रेडिट का होगा, फिर ऐसे ही हाउसिंग का होगा। बाकी आप अपने दिमाग से समझो, और बाकी और भी डिटेल्ड इसमें चाहिए वीडियो तो आप मेरे को बताओ। मेरे को लगता है कि हमें यहाँ तक इस वीडियो को रोक देना चाहिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनरशिप कंप्लीट डिटेल पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, श्री राधे, हरे कृष्णा। एंड दोस्तों, अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा और डिटेल बताओ, आप मेरिट डीमेरिट और सब कुछ, सब प्रोस्पेक्टिव कवर करो, देन प्लीज़ कमेंट डाउन। I will surely gonna to cover everything that you want me to cover, and please hit the like button if you like that video. Thank you. Sri Radhe, Hare Krishna.